नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर क्लास 7 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जनता का जीवन, इसमें इसकी शुरुआत करेंगे। उस समय सल्तनत काल में या 8वीं से 12वीं शताब्दी में जो विदेशी संस्कृत आई भारत में, उसने अपने साथ कुछ संस्कृत वो अपने साथ लेके आई। सामान्यतः ये होता है, जो भी आक्रांता देश होता है या आक्रांता लोग होते हैं, वो अपने साथ संस्कृत लेके आते हैं और जिस जगह वो आक्रमण करते हैं वहां पर वो अपनी संस्कृत का प्रसार करते हैं। कभी कभी इससे उलट हो जाता है, आक्रांता किसी देश में गए और वहां की संस्कृति में घुल मिल गए और अडॉप्ट कर लिया। भारत में ऐसा ही हुआ। आक्रांता जो वर्ग जो भारत में आया था, वो अपने साथ संस्कृत तो लेकर आया, लेकिन यहां की जो संस्कृति थी इसको अडॉप्ट कर लिया और इसी को अडॉप्ट करके यहीं के जीवन शैली में रहने लगे। अब उस समय का जो समाज था भारत का 4 वर्गों में विभाजित था। नंबर 1 अभिजात वर्ग। नंबर 2 पुरोहित वर्ग। नंबर 3 नगर निवासी। नंबर 4 किसान। उस समय का समाज इन चारों वर्गों में विभाजित था। अब अभिजात वर्ग में कौन लोग आते थे भाई? सुल्तान, राजे महाराजे, जमींदार। सुल्तान, जो उस समय का सुल्तान होता था, वो जब नया नया गद्दी बैठता था तो उसके नाम का खुतबा पढ़ा जाता था प्रत्येक शुक्रवार की नमाज में। भाई जान ले सब लोग कि नया सुल्तान आसीन हो गया है और मस्जिदों में खुतबा पढ़ाया जाने लगा। और दूसरा, एक उसके नाम का सिक्का चलाया जाता था ठप्पा लगाकर, ताकि सारी जनता तक वो प्रसारित हो जाए, सुल्तान अब ये नहीं, अब ये है। ये अभिजात वर्ग में आते थे। हिंदू राजे और जमींदार वर्ग भी काफी संपन्न लोग थे, इनको समाज में बहुत सम्मानजनक नजरिए से देखा जाता था। ये आपका अभिजात वर्ग की श्रेणी में ये लोग आ गए। पुरोहित वर्ग की श्रेणी में मुख्यतः आते हैं एक उलेमा और पुरोहित या ब्राह्मण पुरोहित। इन दोनों को भी समाज में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। सुल्तान के द्वारा भी, राजा जो हिंदू राजा था उनके द्वारा भी इनको पर्याप्त सम्मान दिया जाता था बाकायदा। ये दोनों वर्ग, अब उलेमा हो गए मुस्लिम धर्म से और ब्राह्मण हो गया हिंदू धर्म से, ये दोनों अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे अलग अलग। और ये दोनों ही जो शासक वर्ग था, सुल्तान जो था, उसको सलाह दिया करते थे। ब्राह्मण हिंदू राजाओं को सलाह दिया करते थे, उलेमा मुस्लिम राजाओं को सलाह दिया करते थे। जैसा आपने देखा होगा सल्तनत काल में, हमने जो इसके पहले का जो लेक्चर दिया है कि उलेमा की बात न मानने से सुल्तान की ये गति हो गई। फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ, फिरोज शाह तुगलक कहता कि जब उसकी कमियों को देखता कि क्यों ये प्लान इसका असफल रहा, तो वो कहता कि नहीं, ये उलेमा का बात सलाह नहीं माना, इस कारण से इसकी हालत हो गई। ये दोनों मेन पुरोहित वर्ग में आ गए।
अब आ जाते हैं हम नगर निवासी पर। उस समय का जो समाज था वहां पे नगर भी बसे हुए थे भाई, बहुत से नगर थे, संपन्न नगर थे, समृद्ध अवस्था में थे, व्यापार भी होता था उन नगरों में। अब नगरों में विभिन्न प्रकार के वर्गों के लोग रहते थे। जैसे आपको बता दें, पीतल का कारोबार करने वाले लोग ठठेरे कहलाते थे। मिट्टी का बर्तन बनाने वाले हालांकि ये तो गांव में रहते थे। जरी का काम करने वाले लोग, रेशम का काम करने वाले लोग, ये सब नगरों में रहते थे। शिल्पकार लोग जो मूर्तियां बनाते थे, ये सभी लोग नगरों में रहा करते थे और अपना पर्याप्त निर्माण कार्य करते थे। और ये जो भी निर्माण करते थे, ये शहरों की, उससे भी बड़े शहरों की तरफ जाता था, कभी कभी ये विदेशों में भी जाया करता था। ये आपका पूरा नगर निवासी की भूमिका हो गई। किसान वर्ग की स्थिति कमोबेश बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं हुई। अब धान गेहूं तो कोई बदल नहीं सकता है, कोई भी सुल्तान आए भाई, धान गेहूं खेती होगी ही होगी। हाँ, बस बदलता क्या था, उसमें टैक्स बदलता था, लगान बदलती थी। कि कोई शासक आ गया कि हम कहे नहीं हमको 50% चाहिए, कोई शासक आ गया नहीं 1/3 चाहिए भाई, तो ठीक है 1/3। तो इसमें किसानों की जो इनकम थी वो प्रभावित होती थी। बाकी जो एज इट इज चल रहा था उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं था। अब यहां पर हम एक और चीज देखते हैं, दिल्ली का वारन इब्न बतूता, जो कि मोहम्मद तुगलक के समय में आया था, मोरक्को निवासी था। ये भी क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा आप। इब्न बतूता, इब्न बतूता मोहम्मद तुगलक के समय। इसने दिल्ली की बहुत सुंदर वर्णन किया है। अब आप एक और आप खास बात देखें, अब वो उस समय ये देखता था कि कहां से दिल्ली में क्या क्या आता था। पूर्व से वहां पे चावल जाता था, यानी बंगाल से चावल जाता था। दोआब से, जो दोआब वाला क्षेत्र है हम लोगों का, ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, इस क्षेत्र से जाता था गेहूं जाता था। दक्षिण से रेशम जाता था। ये सब जहां जो ज्यादा होता था, यानी बेहतर स्थिति में होता था, वहां से दिल्ली की तरफ सारे सामान जाया करते थे। अब आप बंगाल को लेंगे, बंगाल से चीन का उसी समय व्यापार भी होने लगा। ये सब आपका पूरा, अभी आप समाज के बारे में अध्ययन किए। धर्म, अब उस समय धर्म तो एक तो हिंदू धर्म था ही, मुस्लिम धर्म भी आ गया। अब दो सभ्यताएं आ गई भारत में, दोनों का आपस में एक साथ अपना ग्रोथ होके आगे बढ़ने लगी। धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसमें से एक सूफी संप्रदाय आया, जो कि 11वीं शताब्दी में फारस से भारत की तरफ आया। सूफियों का एक अलग दृष्टिकोण हुआ करता था, और ये ईश्वर को पाने के लिए प्रेम भक्ति का मार्ग सर्वश्रेष्ठ बताते थे। सूफी यहां पे लिख देते हैं हम, सूफी 11वीं शताब्दी। इनका दृष्टिकोण, ईश्वर को पाने का सबसे श्रेष्ठ तरीका प्रेम भक्ति है। प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। इस सूफी में का भी अलग अलग कैटेगराइजेशन हुआ, जैसे चिश्ती, सुहरावर्दी, नक्शबंदी, ये सारे अलग अलग कैटेगराइजेशन हुए। और इनके कई सारे उसके जो उपदेशक थे वो अलग अलग हुए। जैसे चिश्ती में आप आ जाइए, निजामुद्दीन औलिया का नाम, मोइनुद्दीन चिश्ती नंबर 1 पे आए। निजामुद्दीन औलिया, फरीद, बाबा फरीद, इन सब का नाम आता है। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के निकट ही रह के अपना सब कार्य किया करते थे, एकदम निडर थे, सुल्तान से डरते नहीं थे। उनको जो कुछ कहना था तब बड़ी बेबाकी से अपनी टिप्पणी कह देते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैं सुल्तान उनका क्या कर लेगा, ज्यादा ज्यादा हत्या करवा देगा। वो निडर थे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं था। अब इसी सूफी संप्रदाय में जब सूफी आ गए
तो इनके विचारों से जो उस समय का तत्कालीन उलेमा वर्ग था वो सहमत नहीं था। टकराहट, क्या टकराहट थी? अब अगर सूफी की बात सुल्तान मानने लगे तो उलेमा वर्ग की भी, उलेमा वर्ग तो भाई नजरअंदाज कर दिया जाएगा। तो उलेमा वर्ग जो था वो अपने आप को राज व्यवस्था में अपने अपने महत्व को साबित करने के लिए इस सूफियों की बात को नकार दिया करते थे। ये सूफी का अपना एक सूफी का पूरा फिलॉसफी था। अब आगे चलते हैं हम। जैसे इसमें मुस्लिमों में सूफी आंदोलन हुआ, उसी प्रकार हिंदुओं में भक्ति आंदोलन हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। अलवार, नैनार, हमने बताया था पिछले लेक्चर में, अलवार और नैनार ये सब दक्षिण भारत के थे। अब ऊपर आई उत्तर भारत की तरफ। सारे शासक वर्ग उत्तर दिल्ली के निकट, मतलब उत्तर भारत से ही शासित होते थे सभी लोग, तो उत्तर भारत की तरफ वहां से आई। इनका भी मानना था भक्ति आंदोलन के जितने भी उद्घोषक थे, प्रवचनकर्ता थे, इनका भी मानना था धार्मिक कर्मकांड छोड़ो, ईश्वर में लीन हो जाओ, ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ, वहीं से तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। यानी ये कर्मकांड को, जो उस समय का ब्राह्मण समुदाय था कर्मकांड पर विशेष ध्यान दिया करता था, उसको ये नकार रहे थे भक्ति आंदोलन के लोग। भक्ति आंदोलन के लोग में कौन से हैं भाई? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और ये गुरु नानक, दादू, ज्ञानेश्वर, इन सब के नाम भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए। कबीरदास, जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों एक समान भाव से देखते थे, बहुत ही क्रिटिक थे। जितनी भी चीजें थी उस समय इनको लग रहा था कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए, वो सब कट करते। मंदिर की भी आलोचना करते थे, मस्जिद की भी आलोचना करते थे, एक समान भाव से। ऐसा नहीं कि अब अगर हिंदू है तो हिंदुओं की खाली आलोचना किए, मुस्लिम की आलोचना की, बायस होकर नहीं, एकदम निष्पक्ष भाव से जो उनको बुरी लगती थी बेबाक टिप्पणी कर दिया करते थे। गुरु नानक का आप ले लेंगे। गुरु नानक भी प्रेम भाव, सेवा भाव की बात किया करते थे। आगे चलकर इनके अनुयायियों ने खालसा पंथ की निर्माण किया और इन्हीं के अनुयायियों ने इनका एक ग्रंथ की रचना इनकी हो गई। आदि ग्रंथ नाम से जाना जाता है वो। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आदि ग्रंथ की रचना किसने की? अब जब ये सिख धर्म, गुरु नानक का, इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी, जब ये सिख धर्म खालसा पंथ में तब्दील हो गया तो वो धीरे धीरे सिख धर्म आगे लड़ाकू जाति की तरफ अग्रसर हुए और पंच ककार, केस, कंघा, कृपाण, कटार, ये सब रखने की बात करने लगे, ताकि वो वही जो सिख धर्म था उसको एक, उस समय मुस्लिमों से इनकी टकराहट चलती थी, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने डिफेंसिव होना ज्यादा मुनासिब समझा। यहां तक आपका हो गया सूफी आंदोलन, भक्ति आंदोलन। आगे हम बढ़ते हैं भाषा और साहित्य की तरफ। उस समय फारसी राजभाषा थी। जो भी राजपत्र जारी किया जाता, राज की घोषणा की जाती तो वो फारसी भाषा में ही जारी की जाती, क्योंकि ये लोग फारस से आए थे और फारसी को ज्यादा इन्होंने महत्व दिया। और यहां पर क्या भाषा चल रही थी? हिंदी में ब्रज और अवधी, हिंदी में ब्रज और अवधी चल रही थी। अब यहीं पे आप चेंज देखेंगे, हिंदी प्लस फारसी से एक नई भाषा का जन्म होता है, वो है उर्दू। उर्दू का अर्थ होता शिविर। यहां से एक नई भाषा का विकास हुआ। हिंदी और फारसी दोनों मिक्स हुए और फिर उर्दू का निर्माण किए।
और इसको कहे उर्दू का जो शाब्दिक अर्थ है वो शिविर है। अब इसी समय आप देखते हैं अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्रज और अवधी जब हम लोग बोलते हैं तो एक अलग टोन में बोला जाता है। इन आजकल देखिए दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणवी, यहां सब खड़ी बोली बोली जाती है, एकदम वेल क्रिस्टल क्लियर भाषा, लैंग्वेज उसको कहते हैं। और यहां पर तो उस क्षेत्र विशेष का टोन आ जा रहा है। ईस्टर्न यूपी देख लेंगे, बिहार देख लेंगे, बंगाल देख लेंगे, हर जगह का टोन अलग अलग फिक्स है। अब इसी समय बंगाल में आप देखेंगे भाषा बंगाली बोली जा रही है, गुजरात में गुजराती बोली जा रही है, उत्तर में पंजाबी बोली जा रही है, दक्षिण में आपका तमिल, मलयालम, कन्नड़ ये सब बोली जा रही भाषाएं। इन सब का भाषा का विकास हुआ। और साहित्य में चले आएंगे, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, जायसी ने पद्मावत लिखा, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा लिखा। ऐसे तमाम अनेक साहित्य हैं जिनकी रचना इस काल में हुई। अब आगे चलते हैं उस वास्तुकला की तरफ। फारस और मध्य एशिया से एक वास्तुकला की एक नवीन शैली तुर्क और अफगान भारत में लेके आए। उसमें है नुकीले मेहराब और गुंबद। नुकीले मेहराब और गुंबद। मेहराब की आकृति ये होती है, देख लीजिए, ये है मेहराब की आकृति, और गुंबद ये हुआ। ये दो नई आकृति वास्तुकला की नवीन शैली आई। अब ये मेहराब जो उसमें पत्थर हुआ करते थे उसको कटिंग करके ऐसे करके जोड़ के बना दिया जाता था, और गुंबद तो जानते ही हैं। अब इसमें और क्या समय हुआ, जैसे कुतुब मीनार। आप कुतुब मीनार को जब देखेंगे तो ऐसे गोल राउंड में है, फिर ऐसे चौकोर राउंड में, ऐसे देखिए, ऐसे ही गोल राउंड में है, फिर ऐसे है, जो इसका फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। ये कुतुब मीनार की एकदम ऐसे आकृति, उसके सर्किल में ऐसे आकृति बनी हुई है। आप देखेंगे कुतुब मीनार दिल्ली में तो यही पाएंगे। लोधी के मकबरे प्रांत में आ जाएंगे तो सरकी शासकों ने बहुत वास्तुकला के लिए काम किया। फिरोज शाह कोटला का आप देख लेंगे, वहां पर भी किला देख लेंगे, तुगलकाबाद का किला देख लेंगे। ये सब सल्तनत कालीन इमारतें हैं जहां से इनके वास्तुकला का ज्ञान स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। चित्रकला के क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। जो पुस्तकें थी, पुस्तकों के ऊपर कवर लगाए जाते थे, उसमें फोटो आकृतियां बनाई जाती थी, तमाम चित्रांकन दीवारों पर किए जाते थे। ये सब थोड़ा बहुत चित्रकला में भी हुआ। आगे चलकर जहांगीर के समय आप जानेंगे चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट काल था, लेकिन यहां पर उतना ज्यादा नहीं हुआ था। अब आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, जनता का जीवन, यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद अगला चैप्टर जो हम कल टेकल करेंगे, उसमें मुगलों और यूरोपियों का आगमन की बात कही गई है। आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।